सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग इस सेशन में ऑल्टरनेटिंग करंट के सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो हमसे जेई मेन 2022 जुलाई अटेम्प्ट में पूछे गए थे। जून अटेम्प्ट हमने कंप्लीट कर रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस सेशन का अगर आपको प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके सॉल्व करें या फिर अपने पीसी पे डाउनलोड करें, मोबाइल पे डाउनलोड करें, तो आपको सिंपल यहां पे ये 4 स्टेप को फॉलो करना है, जिसके साथ आपको 2019 से लेके 22 तक के सारे पीवाईक्यूज के आपको डॉक्यूमेंट और वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको वेब वर्जन इस्तेमाल करना है तो आप यहां पे आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं अपना सबसे पहला सवाल जो हमसे 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। कहता है टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट, आपको इनमें से क्या करना पड़ सकता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आपको होता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्किट में जो एल है और सी है उस पर डिपेंड करता है, ना कि आपने जो सोर्स लगाया है उसके फ्रीक्वेंसी पे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी का तो सवाल ही नहीं उठता है। सोर्स फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, अनदर रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, तो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो सिर्फ यहां पे आप रिजेक्शन मेथड से ही ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट कैपेसिटर, तो आप सभी को पता है कि अगर आपके पास दो कैपेसिटर सीरीज में है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपको C1 और C2 दोनों से ही छोटा होता है। सो बेसिकली आपका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको C डिक्रीज करेगा तो आपका ओमेगा जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी हमसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पूछ लिया गया था जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया है उनके सॉल्व्ड एग्जांपल से। When you walk through a metal detector carrying a metal object in your pocket, it raises an alarm. This phenomenon works on which principle? Right? तो यहां पे आपके सामने मैंने वो एनसीईआरटी का पेज ही उठा के ले आया है जो कि आपको दिखा रहा है एग्जाम्पल 7.10। एग्जैक्टली सेम चीज है और यहां पे आपको एक लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन द एसी सर्किट। तो अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्टली टिक कर पाएंगे। एंड दैट ऑल्सो शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशली सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ सच चैप्टर्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको अब न्यूमेरिकल पार्ट जो है शुरू हो जाता है। ये हमसे पूछा गया था 26 जुलाई शिफ्ट 1 में। इन अ सीरीज एलआर सर्किट एक्सएल जो है वो आर के बराबर है। ठीक है, एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज P1। तो हम सभी को पता है कि जो पावर फैक्टर आपको होता है सर वो आपको होता है R/Z। ये जो है जनाब मेरा पावर फैक्टर होता है। ठीक है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए तो आपका जो Z हो जाएगा इस सिचुएशन में वो आपको हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। लेकिन सर एक्सएल और R तो आपस में बराबर है, तो अगर आप यहाँ पे एक्सएल को R से रिप्लेस कर दे तो ये इफेक्टिवली आपको 1/√2 निकल के आ रहा है। यानी पावर फैक्टर जो है वो मेरा 1/√2 है। ठीक, P1। अब when capacitor with capacitance C such that XL is equal to XC, यानी अब आपने उस LR में सीरीज में एक C भी जोड़ दिया है जहां पे XC और XL आपस में बराबर है। तो आप सभी को पता है कि एक RLC सर्किट में जो कि सीरीज में है, अगर XC और XL आपस में बराबर है यानी कि रेजोनेंस हो चुका है, यानी कि जो आपका इंपिडेंस है वो आपको R के ही बराबर है। विच मीन्स जो नया पावर फैक्टर है दैट इज योर R/Z, ये आपको कुछ नहीं R/R इज इक्वल टू 1 ही हो जाने वाला है। तो हमसे तो यहाँ पे P1/P2 पूछा है, तो क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है कि P1/P2 इज सिंपली योर 1/√2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है 26 जुलाई शिफ्ट 1 में ही। द इफेक्टिव करंट I in the given circuit at very high frequencies will be dash ampere। तो सर यहां पे ऑल्टरनेटिंग सोर्स है और ये बड़ा ही खतरनाक सा एक सर्किट है जहां पे इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर सब है। लेकिन हमसे एक बात कहता है कि फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। अब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है सर? XC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ωc और XL का फॉर्मूला होता है ω/L। अगर आपका ओमेगा बहुत हाई है तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो एक्सएल होगा दैट इज वेरी वेरी लार्ज, दैट इज वेरी वेरी लार्ज। हम लोग इसको टेंडिंग टू इंफिनिटी बोल रहे हैं। और अगर ओमेगा बहुत बड़ा है तो एक्सी जो है दैट इज टेंडिंग टू 0, यानी कि एक्सी
कैपेसिटर विल बिहेव एज अ प्लेन वायर एंड इंडक्टर विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। तो आप पूरे इस सवाल में जहां जहां इंडक्टर है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उस सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो करने वाला है। इसका मतलब इसमें, क्योंकि यहां पे आपको इंडक्टर था तो इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इसको देखिए मैंने यहां पे छुपा दिया है, इसको यहां पे मैंने छुपा दिया है, ठीक है। और कहां है, यहां भी देख लीजिए, यहां भी इंडक्टर था, इसका मतलब इसमें कोई भी करंट आपको नहीं फ्लो करने वाला है। अब आपके पास सिर्फ कैपेसिटर बच रहा है। जहां पे कैपेसिटर है उसको रिमूव करके एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका जो नेट डायग्राम बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कैपेसिटर को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस को दिखा दिया है। सिमिलरली यहां पे भी बस एक रेजिस्टेंस को दिखा दिया, यहां पे भी रेजिस्टेंस को दिखा दिया है, यहां पे भी रेजिस्टेंस को दिखा दिया है, एंड सो ऑन। और ये आपका जो है वो सोर्स बन गया है। सिंपल, एज सिंपल एज इट इज। सो ये आपको 1 ओम है, ये आपको 4 ओम है, ये आपको 4 ओम है, और ये आपको बच्चा 2 ओम है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 4 और 4 पैरेलल में है, तो ये 2 ओम है। अब ये 2 और ये 1 आपस में सीरीज में है, यानी कि सर्किट में जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 5 ओम, और आपका जो ये सोर्स है दैट इज योर 220 वोल्ट। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। सो करंट आपका हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज योर 44 एम्पियर। सो 44 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा है ना, तो सवाल बढ़िया है, आपको ये वाली चीज जो है थोड़ी सी सोचनी थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लैंग्वेज को समझना ध्यान से। टू लाइट अ 50 watt 100 volt lamp is connected in series with a capacitor of capacitance 50 by pi root x microfarad with 200 volt 50 hertz AC source. The value of x will be how much? So मुद्दे की बात है कि ये जो आपका लैंप है वो बेसिकली एक रेजिस्टर हो गया है। तो लैंप को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस आपने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है, दैट इज योर 200 वोल्ट 50 हर्ट्स। ठीक बात है। आपका ये जो कैपेसिटी है C, दैट इज गिवन बाय दिस वैल्यू। मुद्दे की बात है कि ये जो आपका लैंप है हमको कहता है टू लाइट अ 50 वॉट 100 वोल्ट लैंप, राइट। हम चाहते हैं कि ये जो लैंप है वो अपना रेटेड पावर कंज्यूम करे, उसके अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो बेसिकली। सबसे पहले तो पता कर लो कि ये लैंप का रेजिस्टेंस कितना है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर V स्क्वायर बाई P, जहां पे V आपका 100 है, सो 100 into 100 डिवाइडेड बाई पावर इज योर 50। सो दिस बिकम्स योर हाउ मच, दिस बिकम्स योर 200 ओम। तो एक बात तो हमको समझ में आ गया है कि रेजिस्टेंस जो है जनाब वो मेरा 200 ओम है। क्लियर है एकदम। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो मेरा लैंप है वो 50 वॉट पावर कंज्यूम करे, उसके अक्रॉस 100 वोल्ट आए। 100 वोल्ट आएगा तभी तो वो 50 वॉट कंज्यूम करके अपना ऑप्टिमम ब्राइटनेस पे ग्लो करेगा। तो इसका मतलब इस लैंप के थ्रू करंट कितना फ्लो करना चाहिए था, इस लैंप के थ्रू करंट कितना फ्लो करना चाहिए था, तो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी, आपको दिख रहा है ना कि पावर जो है वो V इंटू आई भी आप लिख सकते थे, यानी I इज इक्वल टू पावर 50 अपॉन 100, दैट इज योर 1/2 एम्पियर। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि सर्किट में करंट तो 1/2 एम्पियर फ्लो करना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये जो कैपेसिटर है इसका एक आपको XC होएगा, तो XC और R का एक इक्विवेलेंट होगा, इंपिडेंस होगा, राइट, उसको Z बोल देते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि भैया सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, इंपिडेंस Z है, सो इसका जो इक्विवेलेंट है Z इंटू I शुड बी इक्वल टू 200। ये भी बात तो सही है ना, बढ़िया सर। अब I की वैल्यू 1/2 है, ये Z है, ये आपको 200 है, तो इंपिडेंस जो है सर मेरा वो 400 होना चाहिए था। क्लियर है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। तो सर इंपिडेंस क्या होता है, सर इंपिडेंस क्या होता है, इंपिडेंस बच्चा आपको होता है XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू इंपिडेंस। तो अगर हम यहां से ये अंडर रूट को हटा दें तो बेसिकली आप यहां पे एक स्क्वायर दाग देंगे। सो बेसिकली यहां से आपका XC का वैल्यू निकल के आ रहा है Z स्क्वायर माइनस योर R स्क्वायर। अच्छा, और XC क्या होता है, XC होता है 1/ωc। बढ़िया सर। Z की वैल्यू कितनी है 400, तो यहां दो 400 का स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है 200, तो यहां दो 200 का स्क्वायर। क्लियर है, बढ़िया सर। अब ओमेगा कितना है,
तो भैया फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ, सो 2 इंटू 50 100 पाई, और सी की वैल्यू कितनी है वो तो यहाँ पे दे रखा है, दैट इज योर 50 डिवाइडेड बाई एक्स, पाई रूट एक्स। तो पाई ऊपर चला गया, रूट एक्स भी ऊपर चला गया, लेकिन माइक्रोफैरड में था तो डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर -6 भी आएगा, इक्वालिटी। और यहां पे 200 स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो वो 200 बन के निकलेगा, और अंदर में आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1, दैट इज योर √3। अब ध्यान से देखिए, तो पाई से पाई आपका यहां पे सलट लिया है, सही बात है। और देखिएगा इस 200 को, या फिर एक काम कीजिए, ये √x को ऐसे रहने दीजिए, इधर आपके पास 200 √3 है मल्टीप्लाइड बाई दिस इज योर 5000, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -3। अगर बच्चा आप ध्यान से देखे सो 200 इंटू 5000 और ये खत्म, तो यहां से आपको x की वैल्यू 3 आती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्या? दे रही है सर। तो आपको महसूस नहीं हो रहा है कि ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के सारे कॉन्सेप्ट भी लग रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको कैलकुलेशन पे भी एफिशिएंट रहना है। कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, डेसिमल नहीं था, बट यू हैव टू बी एफिशिएंट, ठीक? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, 27 जुलाई शिफ्ट 2 कहता है अ सीरीज LCR सर्किट हैज इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड C and it is connected to a AC voltage of amplitude 50 वोल्ट। भैया ये एम्पलीट्यूड वोल्टेज है एट फ्रीक्वेंसी 60% लोअर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 60% लोअर है देन द ऑपरेटिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। 60% लोअर देन, ये जो वर्ड ना लोअर देन, इसका मतलब 40% फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, समझना। फिर से सुनो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है पहले तो वो सॉल्व कर लो, 1/√LC है, तो चुपचाप यहाँ पे L और C की वैल्यू डालो। L की वैल्यू है 10 टू द पावर -2 और C की वैल्यू है 10 टू द पावर -6, तो ये आपको हो जाएगा 10 टू द पावर -8, तो ऊपर जाके 10 टू द पावर 4 रेडियंस पर सेकेंड हो गया, ठीक बात है। यानी कि जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है ना 60% लोअर है, विच मीन्स इट इज 40%, सो बेसिकली 0.4 into 10 to the power 4, so this becomes 4 into 10 to the power 3 radians per second। हमसे पूछा क्या बाय द वे, हमसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड करंट कितना है। सो बेसिकली जो एम्पलीट्यूड करंट होगा वो आपको कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर एम्पलीट्यूड वोल्टेज अपॉन इंपिडेंस। तो भैया इंपिडेंस ही तो सॉल्व करना है इस पूरे क्वेश्चन का, जो मेन टास्क है आपका। तो इंपिडेंस के लिए हमको सर एक्सएल चाहिए, तो एक्सएल निकाल लो, ओमेगा इंटू एल होता है, सो 4 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एल इज योर हाउ मच, दैट इज योर 10 टू द पावर -2, सो दिस फेलो बिकम्स 40 ओम। सर व्हाट इज एक्सी, एक्सी भी सॉल्व करेंगे हम लोग भाई, 1/ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर 3 और सी की वैल्यू है सर 10 टू द पावर -6, तो यहां से मुझे 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो 1000 बटा 4 250, सो दिस बिकम्स योर 250 ओम। अब सर मेरे पास ये सब कुछ आ चुका है, तो सर मेरा इंपिडेंस कितना हो जाएगा, इंपिडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो मुद्दे की बात है कि 250 माइनस 40 का होल स्क्वायर, दैट इज योर 210 का स्क्वायर, 210 का स्क्वायर है ये। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। आपको क्या ये बात समझ में आ रहा है कि यहां पे 250 माइनस 40 क्या, तो 210 का स्क्वायर है और ये तो मात्र 100 है, तो क्या हम इसको अप्रोक्सीमेटली 210 नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं। आंसर भी तो अप्रोक्सीमेटली ही सॉल्व करना है और चारों ऑप्शन भी काफी दूर दूर है। हाँ जी सर, तो सर ये मेरा आ गया है 210 ओम, विच मीन्स जो मेरा आंसर आना चाहिए दैट इज योर 50 डिवाइडेड बाय योर 210 एंड दिस इज इन एम्पियर्स। तो अगर हम लोग इसको यहां से कट कर दे और ऊपर में अपने से 1000 डाल दे तो मेरा आंसर फिर मिली एम्पियर में आ जाएगा। सो दिस बिकम्स योर 5000 डिवाइडेड बाय 21 एंड यू सिंपली नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको ये 238 मिली एम्पियर आता हुआ दिख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर है? चलिए शानदार, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा,
क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ करंट इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो भैया सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर ही है इसके जीवन में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। आपको इसका करंट का इक्वेशन दे रखा है, दैट इज व्हाट? दैट इज योर सर 5 sin 49 pi t minus 30 degrees. If the inductance is 30 millihenry, this fellow is your 30 into 10 to the power minus 3 henry, then the equation for the voltage across inductor will be how much? अच्छा सर, बढ़िया सर। तो हमसे भैया वोल्टेज पूछ रहा है, वोल्टेज का इक्वेशन पूछ रहा है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना कि इंडक्टर में, प्योरली इंडक्टर में, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है। एक बात तो क्लियर है कि जो V का इक्वेशन होगा दैट इज V नॉट साइन, अंदर में यहां जो 49 पाई टी है माइनस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री भी करना पड़ेगा, सो ओवरऑल प्लस 60 डिग्री है, यानी ये और ये तो हो नहीं सकता। और जहां तक बात जनाब आपकी V नॉट की है, तो V नॉट तो आपको I नॉट इंटू एक्सएल ही होगा, I नॉट इंटू एक्सएल। तो I नॉट की वैल्यू तो 5 है और एक्सएल ओमेगा इंटू एल है, राइट? अब ओमेगा की वैल्यू तो 49 पाई है, 49 पाई इंटू एल, एंड एल इज दिस मच, L is this much, that is your 30 into 10 to the power minus 3। अब देख के एक बार तो बच्चे को सदमा लगी जाए कि क्या दे दिया है, लेकिन भैया अगर आप ध्यान से देखें तो 49 को देख के मुंह में पानी नहीं आया, क्योंकि पाई में 22/7 भी तो छुपा हुआ है। सर कभी तो 3.14 यूज कर लेते हो, कभी कुछ, तो भैया जब जो सुविधा लगे वैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो 7 इसको कट किया तो यहाँ पे 7 है। सो मुद्दे की बात है कि यह आपको कितना आ रहा है, 5 into 22 इज योर 110 मल्टीप्लाइड बाई 210, 7 into 30 मल्टीप्लाइड बाई योर 10 to the power minus 3, राइट? तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 11 into 21 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो आपको यहां पे सिर्फ 21 into 11 करना है। अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है ना, तो एक बार करके देख भी लीजिए। आप इसको जब इस तरीके से करेंगे तो आपको 23, आपको यहाँ पे 231 दिख रहा है, सो 231 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, और ये देखिए प्रिसाइज जो है मेरा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में भी आपको बच्चा इतना ही एफिशिएंटली सॉल्व करना है ताकि आपका जो आंसर है वो प्योर आए, टू द पॉइंट आए, एग्जैक्ट आए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रीक्वेंसीज एट विच द करंट एम्पलीट्यूड in an LCR circuit becomes 1/√2 times its maximum value are this much and this much. The value of resistance is this much. तो बताइए इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ मिली हेनरी। अब ये सवाल वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसको कॉन्सेप्ट एक्चुअल में पता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? तो मैंने यहां पे आपके लिए दोबारा से वो शीट लगाई है जो कि हमने अपने रिवीजन वीडियो में करा हुआ है ऑल्टरनेटिंग करंट के। ये सेम शीट हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपके लिए दिखाया जा चुका है, तो आपको ये चीज पता होगा कि ये जो I/√2 वाला चक्कर आता है वो ω1 और ω2 पे आता है। तो हमको इस सवाल में ω1 ω2 की वैल्यू दे रखी है, और आपके पास एक ये फॉर्मूला होता है ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू R/L। तो हमें इस सवाल में इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस्तेमाल करना है आंख बंद करके। तो ω2 माइनस ω1 कितना हो जाएगा भैया? दिस माइनस दिस इज हाउ मच? 20। आर की वैल्यू कितनी है? 5 डिवाइडेड बाई एल। सो एल की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/20, बोले तो 1/4। ये आपको हो रहा है हेनरी, बोले तो 250 मिली हेनरी। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जब मुझे दिखाई दे रहा है तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसफार्मर को भी घुसा दिया कि भैया जब सबसे पूछ रहे हैं, मेटल डिटेक्टर से पूछ लिए, तो ट्रांसफार्मर को काहे छोड़ देंगे हम लोग। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी साइड होता है। बढ़िया है सर। तो सर प्राइमरी साइड क्या है? ये रहा सर मेरा लेटस से प्राइमरी साइड, और ये रहता है मेरा सेकेंडरी साइड। ठीक, देखिए हालांकि इतना कुछ अगर नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका सर्किट में कोई भी लॉसेस नहीं है, जैसा कि यहां पे हमको दिख रहा है, अज्यूम ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, यानी कोई लॉसेस नहीं है, विथ प्योरली रेजिस्टिव लोड एंड वर्किंग ऑन यूनिटी पावर फैक्टर। सर व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी पावर फैक्टर? मतलब बच्चा यही है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है आपका वो। The loads in the primary and secondary circuit would be how much? तो हमें इनपुट साइड का और आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस पूछ रहा है लोड का।
ठीक बात है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सब कुछ आइडियल है तो पावर जो होगा वो सेम रहेगा दोनों तरफ, पावर रिमेन सेम। हमसे कहता है द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग एट प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 8 किलो वोल्ट। तो इस तरफ जो आपका वोल्टेज है ना, प्राइमरी साइड बोल दो या फिर इनपुट साइड बोल दो, जो भी है, इसको चलिए प्राइमरी बोल देते हैं। इस साइड आपका 8 किलो वोल्ट यानी 8000 वोल्ट है, और सेकेंडरी साइड जो है दैट इज योर 160 वोल्ट। ठीक है, सर्व्स एंड सेकेंडरी वोल्टेज 160 वोल्ट सर्व्स अ लोड ऑफ 80 किलो वोल्ट। तो भैया पावर तो है 80 किलो वोल्ट वॉट है, सो 1000 से और मल्टीप्लाई किया 80,000 वॉट है, तो पावर तो दोनों तरफ सेम ही होने वाला है। तो खत्म कहानी, इधर भी पावर आपका इतना ही होगा 80,000 वॉट। तो अगर हम इधर की बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड, व्हाट इज रेजिस्टेंस, दैट इज गोइंग टू बी योर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर, यही तो होगा। अब V स्क्वायर 8000 का स्क्वायर है भैया, 8000 इंटू 8000 डिवाइडेड बाई 80,000। अगर इतने शांति से करेंगे तो गलत कैसे हो जाएगा भैया, 800 ओम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये तो खत्म हो गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेकेंडरी साइड का। तो सर सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड का जो आपको रेजिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी VS स्क्वायर बाई P। तो 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाई योर 80,000। ठीक बात है। तो आपका 2 शून्य तो ये उड़ा के ले जाएगा, नीचे में आपको 100 बचेगा, ऊपर में आपको 2, तो 32/100 यानी कि 0.32 ओम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए सवाल आपको आसान सा है बस, लेकिन कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला तो आइडिया होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा भाई साहब, काम नहीं बनेगा। एन ऑल्टरनेटिंग EMF 440 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of इतना if an AC ammeter is connected in the series, its reading is how much। तो कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि जो AC एमीटर होता है ना वो IRMS मेजर करता है, खत्म, राइट, IRMS मेजर करता है। तो आपसे बेसिकली IRMS पूछ रहा है, तो अब तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो I0 कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी V0 बाई योर XL। तो सबसे पहले तो XL निकालो, ओमेगा इंटू L, ओमेगा हो जाएगा ये वाला चीज 100 पाई, सो 100 पाई मल्टीप्लाइड बाई L की वैल्यू हो जाएगी आपको √2 पाई। सो ये बेसिकली आपको 100 √2 निकल के आ रहा है, यानी कि जो आपका पीक करंट है दैट इज योर पीक वोल्टेज 440 डिवाइडेड बाई योर 100 √2। इसका मतलब जो सर IRMS होगा इसमें √2 को थोड़ा सा और डिवाइड कर दीजिए, √2 को थोड़ा सा और डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरीके से आ गया आपका, राइट। तो यहां पे अगर ध्यान से देखिए ये आपका खत्म, ये आपका बेसिकली 2 है, तो इसको कट किया तो ये हो जाएगा 22/10, दैट इज योर 2.2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बढ़िया एकदम। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 जुलाई शिफ्ट 2 का आपको ये सवाल है, और ये सवाल भी आपको प्यारा है इन द सेंस ऑफ यहाँ पे लेंथीनेस है थोड़ा सा सवाल में, सवाल टफ नहीं है लेकिन आपको हर लाइन को पढ़ के एक इंफॉर्मेशन दिया है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अ सर्किट एलिमेंट X when connected to an AC supply of peak voltage 100 gives a peak current of 5 ampere which is in phase with the voltage। अगर इन फेज है, V और I आपस में फेज में है, यानी वो X रेजिस्टेंस है, तो आपको सर्किट में वो जो रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू पता चल गया ना, 100 वोल्ट अपॉन 5 एम्पियर, सो दिस बिकम्स योर 20 ओम। आगे बढ़ते हैं, आगे अ सेकेंड एलिमेंट Y when connected to the same AC supply also gives the same value of peak current which lags behind the voltage। तो भैया करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे कब होता है, जब वो एलिमेंट आपको इंडक्टर रहे। तो आपको XL पता चल गया है, हालांकि यहां पे भी आपको वोल्टेज और पीक करंट दोनों सेम था, यानी ये भी 20 ओम है। तो 2 इंफॉर्मेशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं। इफ X and Y आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द सेम सप्लाई, व्हाट विल बी द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द एम्पियर।
तो भैया इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दैट बिकम्स योर 20√2 ओम। सही बात है। यानी कि सर जो मेरा आई आर एम एस होगा दैट इज गोइंग टू बी योर वी आर एम एस डिवाइडेड बाई इम्पिडेंस। ठीक है, अब यहां पे एक और बात ध्यान से देखना, आपको सवाल में पीक वोल्टेज दिया हुआ है 100, तो इसको बेसिकली आप लिखोगे V नॉट बाई √2 इंटू जेड। अब V नॉट की वैल्यू 100 है, ये आपको जनाब √2 है, और Z की वैल्यू 20√2 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको कट करके 5 हो जाएगा। सो जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज योर 5/2 एम्पियर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? सो दैट इज ऑल। चैनल पे नए हैं तो बने रहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दिया है वो आपके लिए बेहद काम का है, तो फॉलो कीजिए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।